उन कहानियों को जो वक्त के पन्नों में कहीं खो गई हैं, असली घटनाएं, अनकही दास्तां और वो राज जो आपके होश उड़ा देंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल एपिक किस्से पर। अगर आपको भी कहानियों के रोमांच से जुड़ना है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और चलिए हमारे साथ इस नए सफ़र पर। आपने पार्ट 1 में सुना कि आखिर कारगिल वॉर होने की वजह क्या थी, कैसे पाकिस्तान ने भारत के पीठ पीछे साजिश रची। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाकर जल्दी से देख के आइए। अब हम पार्ट 2 में उसके आगे की कहानी जानेंगे, जब भारत को असली सच्चाई पता चली तो क्या हुआ। तो अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको याद होगा कि 3 मई 1999 को एक स्थानीय चरवाहे जिसका नाम तासी नामग्याल था, उसने भारतीय सेना को कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में सूचना दी थी। शुरुआत में सेना को लगा कि शायद कुछ घुसपैठिए या आतंकवादी एलओसी पार करके ऊपर आ गए हैं। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी थी, इसलिए किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अगले कुछ दिनों में पूरे देश का ध्यान कारगिल की इन बर्फीली चोटियों पर टिक जाएगा। भारतीय सेना ने स्थिति की सच्चाई जानने के लिए गश्ती दल भेजने का फैसला किया। यह एक सामान्य सैन्य प्रक्रिया थी। पहले दुश्मनों की स्थिति का पता लगाओ, उसकी संख्या जानो, फिर आगे की कार्रवाई तय करो। लेकिन इस बार जो होने वाला था उसने पूरी लड़ाई की दिशा बदल दी। मई 1999 4 रेजिमेंट जाट रेजिमेंट के एक युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को अपने 5 साथियों के साथ बजरंग पोस्ट क्षेत्र की ओर गश्त के लिए भेजा गया। और जो उनके साथ जो 4 लोग थे, उनके जो नाम हैं सिपाही अर्जुन राम, भंवर लाल बगारिया, भीका राम और मूलाराम और नरेश सिंह। उनका मिशन सीधा था, ऊपर जाकर देखना कि आखिर वहाँ है कौन, क्या सचमुच घुसपैठिए हैं या स्थिति उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कुछ हथियारबंद लोग नहीं, बल्कि पहले से तैयार ऊंचाइयों पर जमे पाकिस्तानी सैनिक थे। कारगिल की लड़ाई की सबसे बड़ी कठिनाई यही थी कि भारतीय सैनिक नीचे घाटी से ऊपर चढ़ रहे थे, जबकि दुश्मन पहले से ऊंचाई पर बैठा था। युद्ध में ऊंचाई सिर्फ एक भौगोलिक स्थिति नहीं होती, वह रणनीतिक बढ़त होती है। ऊपर बैठा सैनिक नीचे आने वाले हर कदम को देख सकता था, लेकिन नीचे चढ़ने वाला सैनिक अक्सर यह भी नहीं जान पाता कि गोली किस दिशा में आएगी। और यही फ़ायदा अब दुश्मन के पास था। पहाड़ों में लड़ाई मैदानों की लड़ाई जैसे नहीं होती। मैदान में अगर दुश्मन सामने है तो आप अपनी रणनीति बदल सकते हैं, टैंक बुला सकते हैं, तोपें आगे बढ़ा सकते हैं या दिशा बदल सकते हैं। लेकिन कारगिल में इनमें से ज़्यादातर विकल्प मौजूद ही नहीं थे। यहाँ सैनिकों को लगभग सीधी चट्टानों पर चढ़ाई करनी पड़ती थी। पीठ पर 20 से 30 किलो का सामान, हाथ में हथियार, सिर के ऊपर दुश्मन और नीचे हजारों फीट गहरी खाई। ऐसी परिस्थितियों में एक छोटी सी गलती जीवन और मृत्यु का अंतर बन सकती थी। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे। उनका उद्देश्य लड़ाई करना नहीं था, वे जानकारी जुटाने गए थे। उन्हें यह पता लगाना था कि आखिर ऊपर कितने लोग हैं, वे किस तरह के हथियारों से लैस हैं, और क्या यह साधारण घुसपैठ है या कुछ और। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, स्थिति वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। कुछ ही समय बाद उनका मुख्यालय से संपर्क टूट गया। पहले किसी को ज़्यादा चिंता नहीं हुई। पहाड़ों में रेडियो संपर्क टूट जाना असामान्य बात नहीं थी। मौसम, चट्टानें और ऊंचाई सिग्नल को प्रभावित करती थी। लेकिन घंटे बीत गए, फिर एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन बीता। अब स्थिति समान नहीं रह गई थी। भारतीय सेना ने दूसरे गश्ती दल भेजने शुरू किए, और जैसे जैसे नई जानकारियां आने लगी, हर रिपोर्ट पहले से ज़्यादा चिंताजनक थी। ऊपर केवल कुछ घुसपैठिए नहीं थे, कई चोटियों पर बंकर बने हुए थे। कुछ स्थानों पर भारी मशीन गनें दिखाई दी, दूरबीन से सैनिकों की गतिविधियां दिखाई दे रही थी, और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी तैनाती किसी आतंकवादी समूह जैसी नहीं, बल्कि पूरी प्रशिक्षित सेना जैसी थी। यही भारतीय सेना को बड़ा पहला संदेह हुआ। क्या यह सिर्फ घुसपैठ नहीं है? क्या पाकिस्तान इसमें सीधे शामिल है? लेकिन इस सवाल का जवाब अभी पूरी तरह साफ नहीं था। इसी बीच कारगिल, द्रास, बटालिक और आसपास के कई इलाकों से लगातार नई रिपोर्ट आने लगी। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, बल्कि कई अलग अलग चोटियों पर संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थी। अब यह स्पष्ट होने लगा था कि यह मामला एक सीमित घुसपैठ का नहीं है, यह कई किलोमीटर लंबे क्षेत्र में संगठित तरीकों से की गई घुसपैठ थी।
भारतीय सेना के अधिकारी नक्शे सामने रखकर हर रिपोर्ट का मिलान कर रहे थे और जैसे जैसे नक्शे पर नई नई लोकेशन चिन्हित होती गई, वैसे वैसे स्थिरता की गंभीरता भी बढ़ती गई। अगर इन सभी चोटियों पर दुश्मन मौजूद हैं तो इसका मतलब यह तैयारी 1-2 दिन में नहीं हुई है, यह महीनों से चल रही थी और भारत को इसको पूरा पता अब जाकर चला था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी आना बाकी था। भारतीय सेना अब तक यही मान रही थी कि सामने कुछ दर्जन लोग होंगे, लेकिन जब विस्तृत सैन्य आकलन शुरू हुआ तो अनुमान लगातार बदलने लगे। दुश्मन संख्या में कहीं ज़्यादा थे, वे अलग अलग चोटियों पर फैले हुए थे, उनके पास भारी हथियार थे, गोला बारूद का पर्याप्त भंडार था, क्योंकि उन्होंने महीनों से उस चीज़ की तैयारी की थी और उन्होंने ऊंचाइयों पर मजबूत रक्षात्मक ठिकाने बना लिए थे। अब यह किसी भी तरह साधारण घुसपैठ नहीं थी, यह सुविचारित सैन्य अभियान था और भारत के सामने अब केवल एक विकल्प बचा था, इन चोटियों को हर हाल में वापस लेना। लेकिन यह काम कहना आसान था, करना लगभग असंभव, क्योंकि अब भारतीय सैनिकों को ऐसे दुश्मन से लड़ना था जो ऊपर बैठा था और हर आने वाले कदम को पहले से देख सकता था। यहीं से नई दिल्ली में लगातार उच्च स्तरीय बैठकें शुरू हुई। सेना मुख्यालय, उत्तरी कमान और सरकार स्थिति का आकलन कर रहे थे। देश अभी तक पूरी सच्चाई से अनजान था, लेकिन कुछ ही दिनों में भारत एक ऐसे सैन्य अभियान की घोषणा करने वाला था जो लगातार युद्ध की दिशा बदल देगा। उस अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। 26 मई 1999 भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से ऑपरेशन विजय शुरू करने का निर्णय लिया। सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था ये भारत की संप्रभुता, उसकी सीमाओं और उसके आत्मसम्मान की रक्षा का अभियान था। लेकिन इस ऑपरेशन की शुरुआत उतनी आसान नहीं थी जितनी नक्शे पर दिखाई देती थी। कागज़ पर दुश्मन की चौकी तक पहुंचने के लिए सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, लेकिन ज़मीन पर हर एक मीटर मौत से लड़कर हासिल करना था। भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर पत्थरों के बीच बने बंकर बर्फ से लगभग मिल चुके थे। दूरबीन से भी कई बार सिर्फ चट्टानें दिखाई देती थीं, लेकिन जैसे ही भारतीय सैनिक थोड़ा आगे बढ़ते, ऊपर से अचानक से मशीन गनों की गोलियां बरसने लगती। उन्हें समझ आ गया कि दुश्मन सिर्फ कब्जा नहीं किया है, उसने पूरी तैयारी के साथ अपनी रक्षा व्यवस्था भी बना ली है। भारतीय सेना की शुरुआत कोशिशें उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं रहीं, क्योंकि यह सामान्य युद्ध नहीं था। कल्पना कीजिए, आपको लगभग 70 से 80 डिग्री की ढलान पर रात के अंधेरे में चढ़ाई करनी है। आपके कंधे पर राइफल है, पीठ पर गोला बारूद, रसद और बाकी सामान। सांस पहले ही ऑक्सीजन की कमी से तेज चल रही है और ऊपर बैठा दुश्मन आपकी हर हरकत देख रहा है। वह आराम से अपने बंकर की सुरक्षा में बैठकर नीचे गोलियां चला सकता है, लेकिन भारतीय सैनिकों के पास कहीं छिपने की जगह नहीं थी। युद्ध विज्ञान में इसे अपहिल असॉल्ट कहा जाता है और सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि यह युद्ध की सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक होती है। कुछ शुरुआती हमले में भारतीय सेना को अपेक्षा से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसका कारण सैनिकों की बहादुरी में कमी नहीं थी, कारण था दुश्मन की स्थिति, ऊंचाई उसके पक्ष में नहीं थी। बंकर पहले से तैयार थे। भारतीय सेना के पास उस समय दुश्मन की हर पोस्ट का सटीक नक्शा भी नहीं था, यानी कई बार हमला करने वाले सैनिकों को बीच रास्ते में जाकर पता चलता था कि दुश्मन असल में कहाँ छिपा बैठा है। नई दिल्ली में लगातार बैठकें चल रही थी। सेना प्रमुख, रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय हर घंटे नई जानकारी ले रहे थे। अब एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि सीमित घुसपैठ नहीं थी, ये पाकिस्तान सेना द्वारा सुनियोजित तरीके से भारतीय क्षेत्र की ऊंचाइयों पर कब्जा करने की कोशिश थी। लेकिन भारत के सामने एक और चुनौती थी। क्या एलओसी पार करके पाकिस्तान के अंदर सीधा हमला किया जाए या सिर्फ भारतीय सीमा के भीतर रह के इन चोटियों को वापस लिया जाए? यह फैसला आसान नहीं था। अगर भारत एलओसी पार करता तो संघर्ष पूरे पैमाने के युद्ध में बदल सकता था और दोनों देशों के पास अब परमाणु हथियार भी थे। ऐसे में भारत ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसकी पूरी दुनिया ने सराहना की है। भारतीय सेना को स्पष्ट आदेश दिया गया कि एलओसी पार नहीं करनी है, यानी लड़ाई सीमा के भीतर रहकर ही लड़ी जाएगी। इस आदेश का मतलब था भारतीय सैनिकों को और भी कठिन परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा,
क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा था, लेकिन भारतीय सेना उसका पीछा करते हुए सीमा पार नहीं जा सकती थी, यानी हर चोटी सामने से ही जीतनी थी। युद्ध अब धीरे धीरे अपना असली रूप ले चुका था। कारगिल, द्रास, बटालिक और मस्को, हर सेक्टर से लगातार लड़ाई खबरें आने लगी। देश के अखबार अब रोज़ कारगिल की सुर्खियों से भरने लगे। टीवी चैनलों पर पहली बार लोग इन बर्फीले पहाड़ों के नाम सुन रहे थे, लेकिन भारतीय सेना जानती थी कि सिर्फ साहस इस युद्ध को नहीं जीता सकता है, रणनीति बदलनी होगी, तोप खाने का इस्तेमाल पहले से कहीं ज़्यादा करना होगा। और यहीं से एक ऐसा हथियार युद्ध का रूप बदलने वाला था जिसका नाम हर भारतीय ने पहली बार कारगिल के युद्ध के दौरान सुना, बोफोर्स। यही वह तोप थी जो आने वाले दिनों में पहाड़ों पर बने दुश्मन के मजबूत बंकरों को एक एक करके तबाह करना शुरू करेगी। और यहीं से कारगिल युद्ध अपने सबसे निर्णायक चरण की ओर बढ़ेगा। भारतीय सेना ने बहुत जल्दी यह समझ लिया था कि केवल पैदल सैनिकों के भरोसे इन चोटियों को वापस लेना लगभग असंभव है। हर बार जैसे ही सैनिक ऊपर चढ़ने की कोशिश करते, दुश्मन पहले से तैयार बंकरों से मशीन गनों और मोर्टार से भीषण गोलाबारी शुरू कर देता। इसलिए रणनीति बदली गई। सबसे पहले दुश्मन के बंकरों को कमज़ोर करना होगा। इस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय तोपखाने को मिला। कुछ ही दिनों में कारगिल सेक्टर में भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में 155 मिलीमीटर की बोफोर्स, जिसका नाम FH-77B होविट्ज़र था, उसको तैनात कर दिया गया। युद्ध से पहले इन तोपों का नाम मुख्य रूप से राजनीतिक विवादों में सुना जाता था, लेकिन अब यही तोपें युद्ध भूमि पर अपनी असल पहचान बनाने वाली थी। बोफोर्स की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सटीकता और ऊंचे कोण पर गोले दागने की क्षमता। जहां दूसरी तोपें के लिए गोले पहुंचाना मुश्किल था, वहां बोफोर्स पहाड़ की दूसरी तरफ छिपे दुश्मन के बंकरों तक भी मार सकती थी। दिन हो या रात, लगातार गोलीबारी शुरू हो गई। पहाड़ हर धमाके के साथ गूंज उठते थे। कई सैनिकों ने बाद में अपने संस्मरणों में लिखा भी कि घंटों तक तोपों की आवाज़ें पूरी घाटी में लगातार सुनाई देती थीं। लेकिन सिर्फ तोपों से युद्ध नहीं जीता जा सकता था। आखिर में हर चोटी पर भारतीय तिरंगा किसी गोले से नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों ने अपने हाथों से फहराया। और यही कारगिल युद्ध की सबसे कठिन सच्चाई थी। तोपें रास्ता बना सकती थी, लेकिन उस रास्ते पर चलना सैनिकों को ही था। इसी दौरान भारतीय सेना ने दुश्मन की तैनाती का और गहराई से अध्ययन शुरू कर दिया। अब तस्वीर काफ़ी स्पष्ट हो चुकी थी। घुसपैठ सिर्फ एक पहाड़ी तक सीमित नहीं थी, जैसे द्रास, तोलोलिंग, टाइगर हिल, .5140, .4875, बटालिक, काक्सर और मस्को घाटी। कई महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर दुश्मन मजबूती से बैठा था। इसका मतलब था हर चोटी एक अलग युद्ध बनने वाली थी और हर युद्ध नई रणनीति मांगता था। इस बीच भारत सरकार ने पूरी दुनिया के सामने एक स्पष्ट संदेश दिया। भारत अपनी ही सीमा के भीतर अपने क्षेत्र को वापस लेने के लिए लड़ रहा है। भारत LOC पार नहीं करेगा। इस फैसले का इंटरनेशनल स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे दुनिया को समझ आने लगा कि यह संघर्ष किसने शुरू किया और कौन अपनी सीमा की रक्षा कर रहा है। यह सिर्फ युद्ध भूमि की लड़ाई नहीं थी, यह कूटनीति की लड़ाई भी थी। लेकिन जमीन पर लड़ रहे सैनिकों के लिए इन सब बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण था अगला आदेश। कौन सी चोटी सबसे पहले वापस ली जाएगी? सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने विस्तृत समीक्षा के बाद एक लक्ष्य तय किया। अगर द्रास सेक्टर की तोलोलिंग चोटी वापस ले ली जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुश्मन की निगरानी काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। लेकिन तोलोलिंग सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, वह एक प्राकृतिक किला था। ऊपर दुश्मन, नीचे भारतीय सैनिक, बीच में लगभग सीधी चढ़ाई और चारों तरफ खुला इलाका जहां छिपने के लिए एक भी पेड़ नहीं। फिर भी डिसीजन लिया जा चुका था कि तोलोलिंग हर हाल में वापस लेना था। यहीं से कारगिल युद्ध रक्षात्मक कार्रवाई से आक्रामक अभियान में बदलने वाला था। और यहीं से भारत को मिलने वाले थे ऐसे वीर जिनकी कहानियाँ आज भी हर भारतीय की आंखें नम कर देती हैं। लेकिन उनकी वीरता की शुरुआत अगले अध्याय से होती है, जहां हर कदम गोली की बारिश में उठाया गया, हर इंच जमीन खून से सींची गई
और पहली बड़ी जीत के लिए भारतीय सैनिकों ने अकल्पनीय बलिदान दिए। तो अब यहीं ख़त्म करते हैं पार्ट 2। जैसे कि आपने जाना कि कैसे इंडियन आर्मी ने शुरुआत की, कैसे युद्ध के बारे में समझा, दुश्मनों के बंकर का पता लगाया। अब हम नेक्स्ट पार्ट 3 में हम द्रास सेक्टर की तोलोलिंग की लड़ाई को शुरू से अंत तक विस्तार से समझेंगे। क्यों यह चोटी इतनी महत्वपूर्ण थी, शुरुआती असफल हमले क्यों हुए, भारतीय सेना ने रणनीति कैसे बदली और किन वीर सैनिकों ने अदम्य साहस से इस युद्ध की पहली बड़ी जीत भारत की झोली में डाली। तो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।